जय हिंद। इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे प्रेरकत्व में संचित चुंबकीय ऊर्जा, उसका व्यंजक भी प्राप्त किए थे और अन्योन्य प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में पढ़ेंगे, उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व, इसका व्यंजक हम प्राप्त कर रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग इसके बारे में। कह रहा है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व, कह रहा है कि यहाँ पे माना कि पहले परिपथ से प्रवाहित धारा I1 के कारण दूसरे परिपथ के प्रत्येक फेरे से φ2 चुंबकीय फ्लक्स संबंध है। कल हम फिगर बनवाए थे, तो फिगर आपको बनवाए थे तो देखिएगा कि फिगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसे आपका फिगर बनवाए थे, ये पहला था और इसमें यहाँ पे एक दाब कुंजी था, फिर यहाँ पे एक बैटरी जुड़ा हुआ था, फिर यहाँ पर एक रोस्टर था धारा नियंत्रक और इसको ऐसे घुमा दिया गया था। दूसरा यहाँ पे परिपथ था, परिपथ यानी कि कुंडली यहाँ पर देखिए दूसरा था और इससे केवल आपका गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ था। फिगर ऐसे ही था, ऐसे इसमें डॉट डॉट था। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी तो इसका अंशतः मतलब कुछ भाग क्या होता है, द्वितीयक परिपथ में जाता है। कल इसी के बारे में हम चर्चा किए थे। देखिए तो इसी के बारे में यहाँ पे हम मान लिए कि माना कि पहले परिपथ से प्रवाहित जो है धारा क्या है, I1 है। परिपथ के जगह पे आप यहाँ पर कुंडली भी कर सकते हैं। माना कि पहले कुंडली से प्रवाहित धारा, परिपथ लिखिए या कुंडली लिखिए आपका मन, तो I1 के कारण दूसरे परिपथ में जो है, यही ना है दूसरा परिपथ, दूसरे परिपथ के प्रत्येक फेरा देख लीजिए, यही ना फेरा है, ये इसे ही फेरा कहते हैं। ये जो घुमाया गया है ना ऐसे, इसे ही फेरा कहते हैं। प्रत्येक फेरे से φ2 चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध है। तो φ2 है इसका चुंबकीय फ्लक्स। तो मान लेते हैं यदि दूसरे परिपथ में फेरों की कुल संख्या N2 है, इसमें चूंकि दूसरा परिपथ है इसलिए N2 ले लिए हैं। अगर पहला परिपथ होता तो हम लेते हैं N1। इससे आपको पहचानने में आसानी होगा। N2 इसलिए 2 है तो 2 होगा, तो इसका मतलब कि दूसरा परिपथ है और N है तो फेरों की संख्या है। तो देखिए यहाँ पर यदि दूसरे परिपथ में फेरों की कुल संख्या N2 है तो कुल चुंबकीय फ्लक्स यानी कि दूसरे परिपथ में कुल चुंबकीय फ्लक्स निकालना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो फेरों की संख्या में चुंबकीय फ्लक्स जितना भी है उससे गुणा कर देंगे तो कुल चुंबकीय फ्लक्स उस कुंडली या परिपथ में निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर वही काम किया गया है, कुल चुंबकीय फ्लक्स निकाल दिए N2 φ2। उसके बाद होता क्या है कि हम जानते हैं कि दूसरे परिपथ का कुल चुंबकीय फ्लक्स यानी कि ये दूसरा परिपथ है, इसका कुल चुंबकीय फ्लक्स जो है पहले परिपथ से प्रवाहित धारा यानी कि जो धारा प्रवाहित हो रहा है I1, पहले परिपथ से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है I1 के समानुपाती होता है। कहने का मतलब जो दूसरा कुंडली है उसमें कुल चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न हुआ है वो पहले परिपथ से जो धारा प्रवाहित होता है उसका समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर N2 φ2 समानुपाती हो गया I1, यही ना, पहले परिपथ से हम लोग का धारा जो प्रवाहित हो रहा है वो कौन सा धारा प्रवाहित हो रहा है, तो वो I1 धारा प्रवाहित हो रहा है। तो हम यहाँ पे दोनों को समानुपाती के रूप में लिख दिए हैं। देखिए अब समानुपाती को हटाने के लिए m कोई नियतांक लेते हैं। m कोई नियतांक, इसको अचर पद भी कहता है या फिर कांस्टेंट कहिए। तो समानुपाती के जगह पे हम बराबर दे दिए और कोई नियतांक ले लिए m। अब m का मान निकालेंगे तो I1 गुणा में है तो भाग में जाएगा नहीं, यानी कि ये नीचे आ जाएगा। तो इसी को हम इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए। तो m बराबर हो गया N2 φ2 बाई I1। देखिए तो इस तरीक़ा से m जो है एक क्या है, अचर पद है या फिर नियतांक है, जिसे हम लोग कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। यानी कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक को जो हम सूचित करेंगे वो हमेशा m से सूचित करेंगे, याद रखिएगा। तो इस तरीक़ा से
हम लोगों का यहाँ पर देखिए m का मान निकल गया ना, ये व्यंजक हो गया, यानी कि फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए प्रयोग से पाया गया है कि I1 का मान यदि 1 एम्पियर हो, I1 यानी कि पहले परिपथ से जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो मान लेते हैं 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है तो हम 1 एम्पियर का मान क्या करेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक में भरेंगे। अगर 2 एम्पियर का होगा तो 2 भरेंगे, 4 एम्पियर का होगा तो 4। लेकिन अभी तक पाया गया है कि पहले परिपथ से जो धारा प्रवाहित होता है वो 1 एम्पियर की धारा ही प्रवाहित होता है। अगर न्यूमेरिकल कहेगा तो अलग अलग एम्पियर पे देगा तो आप क्या कीजिएगा, उस पर बना लीजिएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए प्रयोग से पाया गया है कि I1 का मान कितना है, 1 एम्पियर। तो हम किए क्या है कि यहाँ पर I1 का मान इसमें भर दिए हैं 1 नीचे होगा, लिखिए या मत लिखिए, आपका मन इतना पे भी छोड़ देते तो सही था 1, लेकिन ख़त्म कर देंगे, ये ज़्यादा सूटेबल होता है, अच्छा लगता है देखने में भी। तो इस तरीक़ा से अन्योन्य प्रेरण गुणांक ये भी फार्मूला हो गया और ये भी फार्मूला हो गया। ये कब होगा, जब पहले कुंडली से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा तो ये, अगर कोई एम्पियर नहीं दिया होगा तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला, तो याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं आपका स्पेशल केस में। स्पेशल केस क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए यदि पहले परिपथ में धारा का मान समय के साथ परिवर्तित किया जाए, यानी कि पहला जो परिपथ है यहाँ पर, पहले परिपथ के धारा को समय के साथ परिवर्तित किया जाता है। देखिए 1 एम्पियर का धारा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, समय के साथ इस धारा का मान क्या किया जा रहा है, परिवर्तित किया जा रहा है। यानी कि 2 एम्पियर होगा, 3 एम्पियर होगा, 4 एम्पियर होगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर यदि पहले परिपथ से प्रवाहित धारा को परिवर्तित किया जाए तो दूसरे परिपथ में प्रेरित विद्युतवाहक बल निकालना पड़ेगा। ये ना दूसरा परिपथ है, तो दूसरे परिपथ में प्रेरित विद्युतवाहक बल हम यहाँ पर निकाले हैं, देख लीजिए E बराबर -d कुल चुंबकीय फ्लक्स का निकालेंगे तभी ना दूसरे परिपथ का इसका डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरे परिपथ में जो चुंबकीय फ्लक्स है, कुल जो चुंबकीय फ्लक्स है द्वितीय परिपथ में, तो हम क्या करेंगे, उसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि समय के साथ कह रहा है परिवर्तित किया जाए, तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें उसका मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिए हैं तो कुल विद्युत वाहक बल यहाँ पर निकल जाएगा। अब N2 का मान देखते हैं कितना है। तो देखिए N2 का मान हम यहाँ पर निकाले हैं MI1, ये ना है N2 का मान जो है MI1 निकाले हैं, तो यहाँ पर भर दिए MI1। अब एक M क्या है, M जो है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। तो गुणांक को हम लोग क्या करते हैं, बार कर दें। गुणांक मतलब इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो होगा आपका गुणाधन अंक, यानी कि जो अंक गुणा के रूप में रहता है उसे ही कहते हैं गुणांक। तो यहाँ पर हम m को क्या कर दिए, बाहर कर दिए, तो बचा di1/dt, यही प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक है। समझ गए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये हम लोग का पहला टॉपिक खत्म हो गया, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक हम लोग का टॉपिक समाप्त हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा जो हम लोग का है परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व यानी कि उसका प्रेरकत्व कितना होगा। तो देखते हैं, माना कि एक लंबी परिनालिका की लंबाई स्मॉल a है, किसी परिनालिका यानी कि लंबा है, मान लेते हैं ये परिनालिका है, परिनालिका इसकी लंबाई क्या है, स्मॉल l है। फिर कह रहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो जगह लेता है, ये जितना भी जगह है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कैपिटल A है, कैपिटल A, तथा फेरों की कुल संख्या, फेरों यानी कि इसमें तार अगर लपेटा जाएगा, तार परिनालिका बनता कैसे है, परिनालिका तो किसी लोहे पर अगर हम क्या करते हैं, कॉपर के तार को लपेट देते हैं तो उसे ही हम लोग परिनालिका कहते हैं। नहीं तो परिनालिका आप लोग समझ गए। अब देखिए परिनालिका में कितना तार लपेटा गया है उसे ही फेरा कहते हैं, टर्म्स इंग्लिश में कहते हैं। तो फेरों की कुल संख्या हम मान लेते हैं कैपिटल N है और इससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी कि इस परिनालिका से होकर मान लेते हैं कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। एक बार और समझ लेते हैं,
मान लेते हैं कि L लंबाई का कोई परिनालिका है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A और इसमें फेरों की संख्या यानी कि जो कॉपर लपेटा गया है, तांबा लपेटा गया है, उसके फेरों की संख्या जो है कैपिटल N मान लेते हैं। उसके बाद देखिए इसमें मान लेते हैं कि I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो देखिए I विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रहा है तो परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में, यानी कि ये परिनालिका हो गया प्रति एकांक लंबाई में, यानी कि एकांक मतलब जितना भागों से बना होगा, प्रति एकांक लंबाई में ये छोटा हो गया, ये धीरे 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 ये क्या होगा, घटता जाएगा, ये प्रति एकांक लंबाई हो जाएगा। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकालते हैं। प्रति एकांक यानी कि इतना मान लेते हैं, अगर ऊपर वाला प्रति एकांक है तो इसके लंबाई में फेरों की संख्या निकालना होगा। तो n बराबर कुल फेरों की संख्या में अगर लंबाई से भाग दिया जाए तो प्रति एकांक फेरों की संख्या निकल जाएगा। तो n बराबर n/l ये हो गया। आगे देखते हैं परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ये परिनालिका है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें अब हम निकाल लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो ये होगा चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकशीलता होता है, ये चुंबकशीलता होता है म्यू नॉट। इसका मान भी आप लोगों को बताया जा चुका है। फिर देखिए म्यू नॉट यानी कि NI, म्यू नॉट इंटू N इंटू I, यानी कि प्रति एकांक लंबाई में अगर धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है, चुंबकशीलता भी है, सबको गुणा कर देंगे तो हम लोग क्या होगा, परिनालिका के अंदर हम लोग निकाल सकते हैं कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आपका निकल गया। n का मान देख लीजिए, n/l है तो n/l हम भर दिए हैं और इसको क्या किया है, गुणा। परिनालिका के अंदर चुंबकीय फ्लक्स, अब बताइए यहाँ पर जब धारा प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय क्षेत्र जहाँ तक अपना प्रभाव डालता है यानी कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी और जितनी ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी उसे ही कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ये पहला वीडियो में हम बता चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर पहला वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में हम बता दिए कि इसमें चुंबकीय फ्लक्स अब निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर परिनालिका के अंदर चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, BA, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुणा कर दिया जाए तो हमें चुंबकीय फ्लक्स निकल जाएगा। किसके अंदर, तो परिनालिका के अंदर हमारा चुंबकीय फ्लक्स निकल जाएगा। किसमें किसमें गुणा करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुणा करेंगे। तो देखिए B का मान हम यहाँ पे निकाले म्यू नॉट इंटू N/L इंटू I, यहाँ पे मान भर दिए और A तो रहा ही। अब देखिए परिनालिका से होकर कुल चुंबकीय फ्लक्स यानी कि टोटल निकाल लेते हैं। ये हमारा किसका था, प्रति एकांक वाला था ना, तो प्रति एकांक वाला ये चुंबकीय फ्लक्स था। लेकिन अब हमें निकालना है कि इस परिनालिका का कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। तो कुल चुंबकीय फ्लक्स, फेरों की कुल संख्या परिनालिका का मान लिए हैं कैपिटल N, तो N हो गया और चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे प्रति एकांक पे कितना है, फाई है। अगर दोनों को गुणा कर देंगे तो हम लोग का मान निकल जाएगा। तो देखिए N तो रहेगा, फाई का मान यहाँ पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे भर दिए हैं, N में N से गुणा करेंगे तो N² होगा, म्यू नॉट को पहले कर दिए इंटू IA। अब देखिए चूँकि हमारा हेडिंग क्या था, हेडिंग है कि परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि जो परिनालिका में कुल चुंबकीय फ्लक्स होगा उसमें विद्युत धारा से अगर भाग दे देंगे, जितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा उससे भाग दे देंगे तो हमारा परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निकाले हैं तो कुल चुंबकीय फ्लक्स में विद्युत धारा से भाग दे दिए, जितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है I से भाग दिया। अब देखिए I को अलग कर दिए, N का मान भर देते हैं। N का मान कितना निकाले हैं, तो यहाँ पर निकाले म्यू नॉट इंटू N²/L इंटू IA। तो यहाँ पे भर दिए, यहाँ पर मान I से I कट गया, बचा कि हम लोग का L बराबर म्यू नॉट बचा यहाँ पर N²/L इंटू A। ये हम लोग का फार्मूला हो गया,
याद रखिएगा, यही फार्मूला आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और इसी पे न्यूमेरिकल भी बनता है। ये आपका अलग तरीका का है, लेकिन सबसे जो मेन फार्मूला है ये हम लोग का ये है, याद रखिएगा। ये आपेक्षिक अगर चुंबकशीलता दिया होगा ना, आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी कि म्यू आर का मान दिया होगा, तब ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। फिलहाल में देखिए, यदि क्रोड के पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता, क्रोड कहते किसे हैं, तो परिनालिका के अंदर जो नरम लोहा होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग क्रोड कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्रोड पकड़ लिए ना, नरम लोहा जो होता है, नरम लोहे के ऊपर हम लोग तांबे का अगर तार लपेट दें, तो तार लपेट देते हैं तो वो हमारा क्या होगा, कुंडली हो जाएगा, और जो अंदर होगा नरम लोहे का जिसका प्रयोग किया जाएगा उसे हम लोग क्रोड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर चुंबकशीलता अगर मान लेते हैं म्यू आर हो तो म्यू आर बराबर पहला यूनिट का पहला चैप्टर में ही इसका निकाले थे मान, ऐसे ही निकाले थे, यानी कि म्यू आर इक्वल होगा म्यू बाई म्यू नॉट, और म्यू को हम क्या कर दिए, तीसरा गुणा कर दिए, तो म्यू इक्वल क्या हो गया, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। अब देखिए म्यू है क्या, तो म्यू जो है वो भी चुंबकशीलता ही है, लेकिन किसके अंदर, परिनालिका के अंदर का चुंबकशीलता। आगे बढ़ते हैं, यदि परिनालिका के अंदर म्यू चुंबकशीलता का क्रोड रखा हो, परिनालिका के अंदर म्यू चुंबकशीलता का क्रोड रखा हो, तो L बराबर होगा म्यू इंटू एन स्क्वायर L बाई ए। ये फार्मूला आप रखिए, या फिर म्यू का मान भर दीजिए, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, और भर देंगे तो ये हम लोग का फार्मूला हो जाएगा। तो ये हम लोग का दो फार्मूला आपका आ गया परिनालिका का स्वप्रेरकत्व का। पहला फार्मूला जो हम लोग का है, आपेक्षिक चुंबकशीलता नहीं दिया होगा तो हम लोग पहला फार्मूला यूज करेंगे, और आपेक्षिक चुंबकशीलता दिया होगा तो हम लोग दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। तो देख लिए ना कितना सिंपल है न्यूमेरिकल निकालना, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है, और ये क्वेश्चन आता भी है, याद रखिएगा। फिर देखिए भंवर धारा, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये 2 नंबर में आता है। तो भंवर धारा देखते हैं, एडी करेंट्स होता है, ये ही भंवर धारा, ये जो है ना दिखाई दे रहा है भंवर धारा है, ये आपका मान लेते हैं कोई चालक है और इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। जब चुंबकीय क्षेत्र में इस चालक का आधा भाग रखा जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें भी धारा प्रवाहित होने लगेगा, और जो धारा प्रवाहित होगा यानी कि इसमें धारा जो प्रेरित होगा, इसमें प्रवाहित नहीं होगा बल्कि धारा प्रेरित होगा, और ये जो घूमेगा धारा इसे ही हम लोग कहते हैं भंवर धारा। तो याद रखिए, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जाया जाता है तो उस चालक के अंदर जो होता है चक्करदार धाराएं, प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हीं चक्करदार प्रेरित धाराओं को हम लोग भंवर धारा कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम लिखें, जब किसी चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि किसी चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। उस चालक में चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है जिन्हें हम लोग भंवर धारा कहा जाता है। तो भंवर धाराएं समझ गए। अब देखिए भंवर धाराओं का मान जो होता है चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, यानी कि चालक का प्रतिरोध अगर अधिक होगा तो भंवर धारा कम होगा, यानी कि जितना ही अधिक प्रतिरोध होगा तो क्या उसमें धारा का विरोध होगा कि नहीं। तो जब धारा का विरोध होगा तो उसमें धारा कम जाएगा, और कम जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम उत्पन्न होगी, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम उत्पन्न होंगी तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स कम होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में ही परिवर्तन करके किया जाता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में अगर कमी आएगी तो क्या होगा, प्रेरित धाराएं भी क्या होंगी, कम उत्पन्न होगी, यानी कि जो चक्करदार प्रेरित धाराएं हैं वो कम होंगी। और दूसरी बात, यदि चालक का प्रतिरोध अधिक है तो उसमें धारा अधिक प्रवाहित होगा, धारा अधिक प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी क्या होंगी, अधिक होंगी, और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक होंगी तो चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। जैसे ही बढ़ोतरी होगी तो भंवर धाराओं की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखे नहीं हैं, बस आपको समझा दिए भंवर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। आप चाहें तो यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं,
यहाँ पर इसी में लिख सकते हैं कि यदि चालक का प्रतिरोध अधिक है तो उसमें कम भंवाधाराएं उत्पन्न होंगी, या यदि चालक का प्रतिरोध कम है तो उसमें अधिक भंवाधाराएं उत्पन्न होंगी। तो इस तरीक़ा से देख लिए हम लोग यहाँ तक टॉपिक। तो एक वीडियो और बनेगा और उस वीडियो में आपका ये चैप्टर जो होगा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग उस वीडियो का अब वेट करेंगे, 1 या 2 दिन में उस वीडियो को भी डाल दिया जाएगा और आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम रहने देते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।